So today we are going to start with the summarization of the unit 3. That's what is the cost component of the project. And next class we will be summarizing with the cash flow and a profitability and break-even analysis estimate of the project. Today we'll be dealing with the cost financing, cost planning the capital structure, and what is the cost component of the project estimate. Okay. So, as I've already told you, that project is what? Project is that endeavor which involves the huge cost and time. परियोजना एक ऐसा प्रबंधन है जो जिसमें एक लागत अच्छी खासी लगती है और एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा के अंतर्गत आपको उस परियोजना को समाप्त करना होता है. So that is that endeavor which involves the huge cost and time, and you have to complete that project within a specified stipulated period of time. Okay, so that is project, but there are the different types of cost which comes under project. That is the fixed cost, variable cost, direct cost, indirect cost, and the sunk cost. Okay, so what is fixed cost? Fixed cost is that one which is fixed in nature. That means वो कॉस्ट में कभी भी पूरे प्रोजेक्ट के दौरान किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है. जो कॉस्ट एक बार है वो वही कॉस्ट रहेगी. जैसे रेंट, मान लीजिए आपने कोई लैंड स्पेस एक्वायर किया है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, सो रेंट फॉर दैट 1 year, फॉर दैट 12 months, फॉर दैट 24 months विल बी सेम एज एग्रीड बाय यू. ठीक है. Salary what you are giving to your person who is working in your project, that is also same. So these are that cost which is fixed in nature, which does not change. That type of cost we call it as the fixed cost. और दूसरा होता है variable cost. Variable मतलब worry. That means with the name only we can find that worry मतलब change होना. ठीक है, बदलना. तो दैट इज द टाइप ऑफ क्या नाम है, वेरिएबल कॉस्ट. जैसे आपका हो सकता है बाकी सारे एक्सपेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया. ये हर बार आपकी बिजली की बिल जो आपके प्रोजेक्ट की आएगी वो अलग अलग आएगी. इट्स नॉट द सेम कॉस्ट, हर बार सेम चीज नहीं रहेगी. दैट विल बी मतलब हमेशा अलग अलग आपकी कॉस्ट रहेगी. तो जो कॉस्ट जो हमेशा चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, इस तरीके की कॉस्ट को भी कॉल इट एज द वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद आपकी तीसरी आती है डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट्स अ विजिबल, जो आपको सामने डायरेक्टली आती है और जो आपको दिखती है. ह्यूमन रिसोर्स कौन से यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल कौन से कंज्यूम हो रहे हैं. ठीक है, यू कैन व्यू इट, दैट इज अ विजिबल. और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं? दैट मीन्स विच इज नॉट विजिबल, जिसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते. जो कॉस्ट तो होती हैं बट आपको विजिबल नहीं होती है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर कंजम्पशन, जो आपके यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब ऐसी कॉस्ट है जो इनडायरेक्ट है. दैट मीन्स जो कॉस्ट तो आपको लग रही है, कॉस्ट तो आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज नॉट विजिबल, वो आपको विजिबल नहीं. सैलरी जो आप दे रहे हैं, इस तरह की ऐसी कॉस्ट है जो आपको विजिबल नहीं हो रही है. तो इस तरीके की कॉस्ट को वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट आपके आती है संक कॉस्ट. संक कॉस्ट मतलब, संक मतलब भी जो फ्लोट हो गई. ठीक है, दैट मीन्स वो कॉस्ट जो आपने एक्चुअली, जिसपे कॉस्ट तो आपने लगाई बट उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाए. द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड बट यू हैव नॉट एक्चुअली यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट. जैसे मैंने एग्जांपल आपको अपने वीडियो में दिया था कि लाइक्स द फ्रूट्स, द फ्लावर, वेजिटेबल्स जो यू हैव परचेज्ड, आप उस पर कॉस्ट लगा के आपने उसको खरीदा एंड यू कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड फॉर 2 to 3 days you forget to use that. And what happened, that when you went for after 2 to 3 or 1 week just to use that vegetable and fruits, that was really perished. मतलब वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे. ठीक है, so that was not you were not able to use that fruit and vegetable. So what was that? That was the sunk cost. That means मतलब वो float हो गई. You have actually incurred the cost but you have not utilized that. ठीक है, तो इस तरीके की कॉस्ट को भी कॉल इट एज अ संक कॉस्ट. तो इस तरीके के बेसिकली आपके कॉस्ट होते हैं. दैट्स फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, संक कॉस्ट. ओके, now we will quickly revise with the what is the financing of the project. तो project finance भी आपका कई तरीके से होता है. नंबर 1, शेयर, डिबेंचर, plowing back of profit, loan for financial institutions, and short-term loans.
The share is what? Share is the total capital of the company is divided into some small unit, and that one unit is known as share. So that is also one of the very important medium and source of the long term finance, जो होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, ठीक है. Equities are, they are basically the owners of the company, they enjoy the voting rights, and preference shareholders, they have the privilege of receiving the dividend. And just when the company is winding up, they are just, when the repayment of capital is done, first of all it is given to the preference shareholder. So share is also one of the very important source and medium for the long term source of finance. दूसरा आपका होता है डिवेंचर. डिवेंचर क्या होता है? दैट्स एक ऋण पत्र होता है, एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट होता है, जिसमें आप प्रिंसिपल सम के साथ जो ये लिखा होता है कि आपने कितना प्रिंसिपल सम लिया है, एंड अलोंग विद इंटरेस्ट हाउ मच मनी, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे अलोंग विद द इंटरेस्ट, एंड हाउ मच टाइम पीरियड इट इज टेकिंग, एंड यू हैव टू पे दैट मनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. दैट्स द डिबेंचर. और डिबेंचर भी आपके कई तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड, मॉर्टगेज, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बेरर, ठीक है. तो इस तरीके के देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. तीसरा आपका आता है रिटेन्ड प्रॉफिट, या जिसको हम कहते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लॉइंग मतलब किसी चीज को बचा कर रखना, या पीछे प्लॉ कर रखना, रिटेन कर रखना. तो जब कंपनी प्रॉफिट करती है, तो कुछ कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ पैसा आप अपने रिजर्व फंड में, आपको लगता है कि प्रेफरेंस को देने के बाद, इक्विटी को देने के बाद, बोनस को देने के बाद, राइट शेयर्स को देने के बाद, अभी भी आपके पास प्रॉफिट का कुछ पैसा बचा हुआ है. सो व्हाट यू आर डूइंग, दैट यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग दैट मनी इनटू अ रिजर्व फंड. आप एक रिजर्व फंड में उस पैसे को डाल देते हैं, और दैट रिजर्व फंड, दैट मनी इज used for the expansion and modernization of the business. That money is used for the diversification of the business. ठीक है. तो इस तरह से आपको किसी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट भी होना नहीं पड़ता, और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी, क्योंकि अगर आप और किसी भी सोर्स से लेंगे, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, if you are borrowing the money, you have to pay a huge amount of interest, but that is your own money. ये आपका खुद का पैसा है जो आपके रिजर्व फंड में रखा है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम है. तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ प्लानिंग, फाइनेंसिंग ऑफ द बिजनेस. ठीक है. फिर आपका प्रोजेक्ट, फिर आपका आता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप जानते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, और जिसके लिए वो अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. जैसे आपका हो गया IDBI, ICICI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NABARD, that's National Bank for Agriculture and Rural Development, SIDBI, Small Industries Development Bank of India, IFCI, National Finance Corporation of India. There are so many RRBs, regional rural banks. There are so many financial institutions which provide you the loan, and that is acting as a major source of financing the project. ठीक है. जो आपको 5 से 10 साल के लिए, 10 साल से ज्यादा के लिए लोन देते हैं, जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए. लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि आप अपने प्रोजेक्ट को ये प्रूफ करें कि दैट्स फाइनेंशियली विएबल, जो आपका पैसा प्रोजेक्ट रीपे कर पाए. ठीक है. आपके पास ऐसी गुडविल हो, आपका रिपोर्ट ऐसा हो प्रोजेक्ट का, जो ये ensure करे कि you will be able to repay that money. So that's also one of the very important source of the long term finance. फिर आपका आता है next is the आपका आता है public deposit. That means deposit you are accepting by the public is also one of the major source of financing the project. फिर आपका आता है शॉर्ट टर्म लोन्स भी आता है, कि जब हम 5 साल से या 1 साल के लिए, not 5 years, because that's a medium term when we are borrowing from 1 to 5 year. जब हम 1 से 5 साल के लिए कोई भी तरीके का पैसा उधार पे लेते हैं, that's the medium term source of finance. और जब less than 1 year के लिए, मतलब 1 महीने के, 1 साल के अंदर ही हमको जब वो पैसा वापस करना होता है, दैट्स द शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है. तो वो क्या होता है, आपका हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, इंडिजीनियस बैंकर्स हो गया.
ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस हो गया, डेफर्ड एडवांस हो गया, ये सब चीज क्या है, ये आपका एक शॉर्ट टर्म सोर्स है जो आपको एक साल के लिए कम के लिए पैसा देते हैं और बदले में आप इनका पैसा एक साल के ही अंदर में रीपे करते हैं। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकर्स मतलब क्या होते हैं, जो पहले के टाइम में साहूकार या जमींदार वगैरह होते थे जो लोग ज्यादा पैसा लेंड करते थे और उसके ऊपर एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फार्मर्स से चार्ज करते थे। ठीक है, लेकिन अब कमर्शियल बैंक्स के आने से अब इन लोगों का थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया है। फिर ट्रेड क्रेडिट वो होता है जो सप्लायर देता है अपने कस्टमर को कि रॉ मटेरियल भाई तुम ले लो हमसे और अभी ले लो, पैसा हमें बाद में दे देना और अपना काम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से पहले ही एडवांस ले लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे ही यहाँ से गुड्स को परचेज करेगा और हमें अभी दिक्कत है, तो आई टेक द एडवांस फ्रॉम कस्टमर एंड ट्रांसफर द गुड्स एज सून एज द प्रोडक्शन इज फिनिश्ड। ठीक है, फिर आपका आता है कैश क्रेडिट। मैंने बताया था कि ये कमर्शियल बैंक का है, आपके अकाउंट में जितना पैसा हो तो अमाउंट यू आर एक्चुअली विड्रॉइंग द कमर्शियल बैंक इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट ओनली। ठीक है, फिर लोन्स है, लोन्स मतलब द amount is actually credit to your account, and whether you are using that amount or not using, bank is going to charge the interest on the whole amount. ठीक है, that's the loan and advance facility of the commercial bank. फिर overdraft, this facility is given to that one person who is having the current account in the bank, जिसका current account बैंक में होता है उसको वही ये फैसिलिटी उसको मिलती है। फिर आपका आता है कि आप एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर सकते हैं और उसके लिए अगर आप एक समय सीमा के अंतर्गत नहीं लौटाए तो बैंक इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट विद यू। फिर आपका आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप जानते ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है ड्रॉई और पे के बीच में, जहाँ पे एक सीमा एक समय दिया जाता है और अगर वो समय पे मान लीजिए ड्रॉर को तुरंत पैसे की भी जरूरत हो गई, वो बैंक के पास जाता है, अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराता है और बदले में उसका पैसा उसको मिल जाता है और बदले में बैंक उसके लिए अपनी कमीशन चार्ज करती है और ड्रॉय को अपना समय मिल जाता है कि वो अपने विद इन जो समय उसको दिया गया है उसमें पैसा दे दे। ठीक है, सो दीज आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच यू आर टेकिंग फॉर 1 ईयर, जो आप एक साल के लिए लेते हैं और एक साल के अंदर आपको पैसा देना होता है। ये सारी चीजें मैं समराइज करी हूँ। इज इट ऑल क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर आपका आता है लास्ट इज द हाउ यू आर प्लानिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए भी 3 चीजें हैं, आपका कैपिटल, आपका रिजर्व और आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये आपका मिलके बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कि आपके रिजर्व्स कितने हैं, आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने और आपकी खुद की कैपिटल कितनी है। ये सारी चीज मिलके आपके स्ट्रक्चर तैयार होते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को चला पाते हैं। So this is all we have summarized with the cost of capital, financing of the capital and how we are planning the capital structure. फिर next हम लोग Thursday जब summarize करेंगे तो we will do with the production and profitability estimate, cash flow estimate and break even analysis. That I'll do in the next class. Okay, we will start with the presentations. 3 students have to give the presentations today. Who is one? Ma'am. Okay, Swati, start. मैम मेरा टॉपिक यूनिट 5 से गैंट चार्ट है। तो मैम गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जिसको डेवलप 1910 टू 1950 के बीच लॉरेंस गैंट के द्वारा किया गया था। हटाओ दस्ते जो एक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग का टूल है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितनी भी वो जो लाइन होती है, जितना उसका विड्थ ज़्यादा होता है उससे पता चलता है कि इसमें टाइम कितना लगा है। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस पे टास्क को दिखाते हैं और ये हमारी प्रोग्रेस को भी डिनोट करता है। और उसके बाद है वो कोई आराम से ब्रोकन लाइन से पता चलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने में कितना गैप हुआ है। उसके बाद है डायमंड सिंबल एक रिशेड्यूल्ड वर्क होता है, जिसको रिशेड्यूल्ड वर्क को इंडिकेट करता है। अगर हमारा कोई भी वर्क रिशेड्यूल हुआ है तो इसी सिंबल के माध्यम से हम उसको बताते हैं। माइलस्टोन ये एक स्पेशल पॉइंट या फिर स्पेशल टास्क को इंडिकेट करता है।
कलर कोड का यूज सर्टेन स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट दिखाने के लिए किया जाता है। गैंट चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क होता है कि हम आखिर हमको करना क्या है, हमारे टास्क क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा, और फिर उसको देखा जाता है कि टाइम कितना लगेगा, उसके हिसाब से उसको सीक्वेंस वाइज शेड्यूल करते हैं। और उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और फिर हम ग्रैंड चार्ट को क्रिएट करते हैं और मेथड को अप्लाई करते हैं कि कौन सा मेथड लगाएंगे, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग का या फिर बैकवर्ड शेड्यूलिंग का। और उसके जो भी मेथड हमको लगाना होता है वो मेथड लगाते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं गैंट चार्ट के, जिसमें कुछ इसमें मैम मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, पता नहीं क्यों। कोई नहीं स्वाति, गिव इट अनदर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं मैम ठीक, नहीं मैम ठीक है, हम बताते हैं। ओके। इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इसमें वर्क डाउन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक ही नज़र में सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है सबको एक बार में देखा जा सकता है, क्योंकि सब एक ही स्क्रीन पे होता है। तो अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, 12 मंथ का प्रोजेक्ट है, अगर हम मई या फिर जून में हमारा जो पॉइंट है, अगर हम मई और जून में खड़े हैं तो हम देख सकते हैं कि इसके पहले हम क्या किए हैं, हमारा प्रोग्रेस किस तरीके का रहा है। या फिर अगर हमारा प्रोग्रेस अच्छा रहा है तो फिर हम अपने उसी प्लान को लेकर के आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अपडेट करना पड़ेगा, कि कुछ अपडेट करना पड़ेगा कि जिससे प्रोजेक्ट फेल ना हो। उसके बाद ये नेक्स्ट है कि ये लार्जर प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्टिंग टूल की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमें बताता है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट, टाइम और स्कोप क्या हो सकता है। इसको क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है। ये एक यूजफुल टूल है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, टाइम पर फोकस करता है, टाइम बेस्ड है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें 30 से ज्यादा एक्टिविटीज को एक स्क्रीन पर शो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये सिर्फ शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए ही वैल्यूएबल होता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए वैल्यूएबल नहीं है। एक टाइम पर केवल एक कुछ इंफॉर्मेशन को ही ये प्रोवाइड कर कम्युनिकेट करता है, क्योंकि कभी कभी मिस कम्युनिकेट भी कर देता है, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर सब कुछ एक साथ नहीं दिखाया, प्रेजेंट नहीं कर पाता है। यदि कोई और नेक्स्ट है कि यदि कोई प्लान चेंज हो जाता है तो फिर इसको अपडेट करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये वन स्टेप अप्रोच है, प्लानिंग का वन स्टेप अप्रोच है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए इसको अपडेट करना बहुत टफ होता है। और गैंट चार्ट प्रॉपरली टाइम बेस्ड होता है, इसमें कॉस्ट और रिसोर्स के बारे में बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ समय पे ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो एक्स एक्सेस होता है उस पे समय को ही डिनोट किया जाता है बार बार, की कितना, कि हमारे टास्क को करने में कितना समय लग रहा है, इसको कंप्लीट करने में। और कॉस्ट और रिसोर्स के बारे में कुछ उतना ज्यादा नहीं बता। थैंक यू मैम। ओके ओके स्वाति, गुड। कम से कम आप इनिशिएटिव तो ले रहे हैं ना, आप ऐसे बैठ के खाली मैम सुनते मेरा रहते थे। मैम मेरा ये टॉपिक था नहीं, मेरा टॉपिक चेंज हो गया है, तो मैम हम तुरंत तुरंत उसको प्रिपेयर किए तो फिर अरे ठीक है, हम एटलीस्ट छूट यू गया हैव थोड़ा। स्टडीड, एटलीस्ट यू हैव स्टडीड, दिस इज द थिंग ओनली आई वांट विथ यू पीपल, कि लाइक आप कुछ पढ़िए, कुछ पढ़ के कुछ आप भी बताइए, ठीक है? नॉट ओनली द टीचर इज स्पीकिंग और आप बस सुन रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू, आई वांट योर पार्टिसिपेशन आल्सो एज वेल, इक्वली जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो उसी से थैंक तो यू मुझे मैम, पता थैंक यू। चलेगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स, कितना आपने यूट्यूब वीडियो मेरा देखा है, कितने आपने मेरे पूरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को सुना है, आपने कितने लोगों ने मेरे क्लास किया है, और कितना आपको समझ में आया है। दिस इज द ओनली पर्पस बिहाइंड ऑल दिस प्रेजेंटेशंस। ओके, नेक्स्ट वन। हम देना चाहेंगे निहारिका। हाँ ठीक है, निहारिका। रंजना इसके बाद आप दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए निहारिका स्टार्ट करिए। Good afternoon, ma'am. My topic is break-even analysis. So, ओके। ma'am, as we know, break-even analysis is a point where there is no profit, no loss. In a simple language, we can say that break-even analysis is a volume of production of sales where total cost is equal to total revenue. Okay, ma'am. So, हाँ हाँ, break-even yes, analysis. नहीं, कंटिन्यू। Okay, ma'am.
Break-even analysis is a volume of production where total sales is equal to total cost. The break-even analysis help us to find out the relationship between cost and revenue to the output. In understanding the break-even point, there are three main components: profit, cost, and volume are used. We represent generally break-even analysis in a graphical chart where x-axis represent the units of goods sold and y represent the cost and revenue. And there are three main lines: total cost, total sales, and fixed cost. The where the total cost and total sales intersect each other, that point is known as break-even point. And the angle which is made upward in the direction, it is known as angle of incidence. The deeper the angle of incidence is, the more profit we generate, and the below point represents the loss. So whenever we start a new business or we're planning to start a new product, we have to go through the break even analysis. Break even analysis help our organization to attain or look at that position where we will have the no profit no loss situation. Break-even analysis helps organization to in many ways, such as to for forecasting में भी help करता है कि हम लोग forecast करते हैं कि हम लोग को अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो कब हम लोग को प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर इनिशियल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग को कोई सेल्स नहीं होगा, कोई हम लोग को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो जिस पॉइंट पे हम लोग का टोटल सेल्स इक्वल हो जाएगा टोटल रेवेन्यू के, उसके बाद से हम लोग को प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग को बहुत सारे चीजों में ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, फिनेंशियल इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी हम लोग के सिमिलर लैंग्वेज में कोई कहता है कि हाउ इट इज रिस्की, देन वी हैव टू गिव आंसर दैट ब्रेक इवन एनालिसिस। मैम ब्रेक इवन एनालिसिस का बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि फॉरकास्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फिक्सेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रेशियो, determination of sales volume, inter-firm comparison, and determination of selling price. With the help of break-even analysis, we can do all these things. Okay, ma'am. Thank you. Good, Niharika. Thank you, ma'am. Next, Ranjana. Yes, ma'am. Okay, start. मैम मेरा जो टॉपिक है वो यूनिट 3 से है, कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है, जो भी कॉस्ट हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक जो भी उसमें कॉस्ट हमारी इनकर्ड होती है उसको हम प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई प्रोजेक्ट है किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, तो उसमें हमारी जो भी कॉस्ट लगेंगे, लाइक हमें लैंड परचेज करने से उसके कंस्ट्रक्शन तक, उसमें जो हम लेबर हमारे जो काम कर रहे हैं वो सब जितनी कॉस्ट होंगी उन सब हम कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को मिलाकर हम कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जो हमारी फर्स्ट होती है कॉस्ट वो होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी जब तक हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक एंड नहीं होता है तब तक हमारी वो कॉस्ट फिक्स रहेगी, लेकिन वो तभी तक के लिए फिक्स होगी जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होता है, चेंजेस विथ द चेंजेस इन प्रोडक्शन। जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वैसे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और जो थर्ड होता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो विजिबल होती है, जैसे जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसका हम कंजप्शन कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि इसका यूज़ हो रहा है। और जैसे फिर ह्यूमन रिसोर्स जो यूज कर रहे हैं वो हो गया जो विजिबल होता है, जिसको हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी ये कॉस्ट यूज हो रही है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनविजिबल होती है, जो इनविजिबल होती है पर वो हमारी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता कंजप्शन होता है, जिसको हम देख तो नहीं सकते पर वो हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है, तो वो हो गया। उसके बाद पे कर रहे हैं वो भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आता है।
फिफ्थ होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हम कॉस्ट जिसको हम इनकर्ड तो करते हैं उस पर मनी, पर हम उसकी वैल्यू को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, वो टोटली वेस्ट हो जाता है। मतलब कि हम उस पर पैसा तो इन्वेस्ट किए पर हम उसकी वैल्यू को कंज्यूम नहीं कर पाए, इसलिए वो वेस्ट हो जाती है, उसको हम संक कॉस्ट बोलते हैं। फिर होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मीन्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। पहला होता है शेयर। शेयर हम जानते हैं, शेयर इज़ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, उसको हम शेयर बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर हैव enjoy a two preferential right, first in getting dividend first before the equity shareholder, और सेकंड होता है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब हम कि इक्विटी शेयर होल्डर को रिपेमेंट करने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिपे करेंगे। ये इनका दो राइट होता है प्रेफरेंशियल। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, और ये डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इनको रिसीव होता है। सेकेंड होता है डिवेंचर। डिवेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट विथ अ फिक्स फ्लोटिंग रेट। मतलब इनका जो रेट होता है वो फिक्स भी हो सकता है या फ्लोटिंग भी हो सकता है, जो डिवेंचर होता है। इसको हम एक टाइम पीरियड के साथ इसको पे करते हैं, जो इस पर हम जो शेयर डिवेंचर होल्डर गेट द इंटरेस्ट। थर्ड होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसको हम रिटेन करके रखे हैं फॉर फ्यूचर के लिए, जैसे हमें एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस का या डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हम इस रिटेन प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। फोर्थ होता है लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो लोन होता है लोन हम बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आरआरबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, हम इन सब से लोन लेते हैं विथ अ सर्टेन एग्रीमेंट, जिसमें हम अमाउंट मेंशन होता है कि इतने अमाउंट का हम लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट भी रहता है कि हम इतना इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे। फिफ्थ होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आर द दो पर्सन हु इन्वेस्ट फॉर नॉन, जो इन्वेस्ट तो करते हैं पैसा लेकिन वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। जैसे ही शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है वो अपने शेयर को सेल कर देते हैं हाई प्रॉफिट के लिए। और फिफ्थ होता है बिजनेस एंजल। बिजनेस एंजल वो इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गेन के लिए और फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन बोर्ड, वो इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन बोर्ड। और ये इनको वास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो टाइम टू टाइम प्लान और आइडियाज भी बताते हैं। और सेवेंथ होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स में जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, इसमें ये करेंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, जो कि हम एक लिमिट तक हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है सिर्फ उतने अमाउंट तक होता है जितना हम विड्रॉ करते हैं। ये मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है। थैंक यू मैम। ओके रंजना, ठीक है, कोशिश करना और अच्छे से नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। सो वी आर एंडिंग द क्लास हियर। नेक्स्ट 3 presentations we will have next Thursday, और बाकी मैं थर्ड यूनिट के जो कुछ और टॉपिक्स हैं दैट्स रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश एस्टिमेट, कैश फ्लो एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट, we will do it next Thursday when we were having class. And next 3 students, please be prepared, those who have not given the presentations, because my assignment marks will be given on the basis of the assignment that I sent you today on your WhatsApp group I have made. और अभी मैं 10-15 मिनट में फोटो खींच के इसकी भेज दूंगी आपको। सो 3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 3 to 4, वो आपको करना होगा, और साथ में असाइनमेंट। इसी के बेसिस पे आई विल गिव यू योर सेशनल मार्क्स। एंड द स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट गिविंग द प्रेजेंटेशंस, मेक श्योर that you are not going to get the good marks in assignment. So please make sure, अभी हमारे पास next की 3 classes हैं, so those who have not given, please prepare that and give it next week.
Okay, thank you so much. We'll meet. Thank you, ma'am. मैम हाँ नेक्स्ट ma'am. क्लास में हम देना चाहेंगे 5th यूनिट से हाँ ठीक है, presentation. whatever topic you are choosing, but सबको देना है, not only the students that you have, सबको, ma'am. everybody has to give. Okay, thank you. Okay, Then ma'am. we will Thank meet you, ma'am. next week, next Thursday from 2 to 3 p.m.